तो आज हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर को क्वेश कैसे कराया जाए और एफआईआर क्वेश कैसे होता है। बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये जैसे ही आपके अगेंस्ट दर्ज होता है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो जाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं और डिपेंड करता है कि किस तरह का आरोप आप पर लगा है। अगर आप आरोप ग्रेव है तो आपकी गिरफ्तारी की भी नौबत आ सकती है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जानबूझ करके मैलिशियस इंटेंशन से, या कई बार पुलिस वाले ही अपना रोब-दाब दिखलाने के लिए गलत एफआईआर कर लेते हैं, आपका नाम डाल देते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, इससे बच कैसे सकते हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ऐसे और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये कुछ फॉर्मल तरीके हैं जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि एफआईआर किस किस तरह से कैंसिल होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला तो है कि एफआईआर लगा देते हैं, पुलिस वाले ही देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करके अगर उन्हें पता चल जाता है कि इस एफआईआर में कोई दम नहीं है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, तो क्लोजर या कैंसिलेशन रिपोर्ट को लगा देते हैं। या तो दूसरा तरीका है कि बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि एफआईआर रिक्वेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो अब जो है पुलिस कैसे करते हैं इन चीजों को, वो हम लोग देखते हैं। तो भाई पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैसे ये पता चलता है और किस तरह से क्लोजर और कैंसिलेशन रिपोर्ट लगता है। ठीक है, तो देखिए एफआईआर अगर फॉल्स पाती है पुलिस, ठीक है, तो क्या होता है, या कोई ऑफेंस नहीं बनता है, तो इस धारा के अंतर्गत देखिए 173 सीआरपीसी अभी 193 बीएनएसएस का है, तो इसके तहत मजिस्ट्रेट के पास उस एफआईआर को ले जाती है पुलिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेनेंट को नोटिफाई करना जरूरी है, हालांकि पुलिस वाले इन चीजों का पालन नहीं करते, ऐसे ही एफआईआर बहुत दिनों तक दबाए रखते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा कि हाँ भाई ये सही, कई बार तो गलत तरीके से भी तो कर सकते हैं, इस तरह से ना एफआईआर लगाते ही हैं लोग। ठीक है, तो चूंकि जो आम जनता को ये कानून पता नहीं होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जाना है, इस तरह से हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारी के अभाव में पुलिस वाले इसका दुरुपयोग करते हैं, एफआईआर लगा देते हैं और एफआईआर को कभी का कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट को एक्सेप्ट करना है क्लोजर रिपोर्ट को, जो कि जनरली क्या होता है कि अनुपस्थित रहते, पता ही नहीं रहता जो जिसने भी एफआईआर करवाया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि जब कोर्ट समझती है कि हाँ जो भी चीजें प्रस्तुत की गई है वो सही है, तब फिर वो क्लोजर रिपोर्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट से कैसे कैंसिल होता है, तो हाई कोर्ट में सबको पता है, जैसे कि 482 ऐसे एक और भी प्रावधान है, 156(3) के तहत भी लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन 482 हाई कोर्ट से सीधे आप करा सकते हैं। 528 बीएनएसएस, ठीक है, अब ये बदल चुका है। ठीक है, तो कहां पर ये कर सकते हैं कि जहां पर नो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, जहां पर प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बनता है, इसके अलावा जो एलिगेशन है वो एब्सर्ड है, विचित्र है, बिना कोई मायने के है, इनहेरेंट इम्प्रोबेबली, ठीक है, इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल, मतलब कि ये इम्प्रोबेबल है कि इस तरह की घटना घट सकती है। तीसरा दिन क्या है कि द पार्टीज हैव एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट, है ना, तो सिविल मैटर्स में ज्यादातर ऐसा होता है, या कॉमर्शियल मैटर में, कि दोनों पार्टी खुद में ही अपना डिस्प्यूट सेटल कर लिए हैं, तो उन परिस्थितियों में भी 482 का इस्तेमाल हो जाता है एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए। या देखिए एफआईआर अगर मलेशियस, है ना, मलेशियस इंटेंशन से या मालाफाइड इंटेंशन से किया गया है, तो भी 482 का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोथ पार्टीज कई बार इस तरह से समझते, कई बार होता है ना, फैमिली मैटर्स में भी हो जाते हैं, दो लोगों के बीच जो संबंध है ना, कई बार लड़कियां रेप केस डाल देती हैं जबकि दोनों का आपसी सहमति होता है। तो इस तरह के केसों में क्या होता है कि बोथ पार्टी अगर समझिए कि हाँ भाई दोनों में एक सेटलमेंट हो गया, एमिकेबली किसी भी तरह का सेटलमेंट हो जाए, चाहे पैसे से हो जाए, चाहे कुछ भी करके, तो ज्वाइंट पिटीशन डाला जाता है कि हाँ भाई एफआईआर क्वेश कराया जाए। ठीक है,
इसके अलावा अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो इसका तो प्रावधान भी है 320 में कि जो भी कंपाउंडेबल छोटे ऑफेंसेज हैं उसको दोनों पार्टी मिल बैठ करके वहां पर सारे लोग पुलिस ऑफिसर पीपी वगैरह लोग भी बैठते हैं तो वो एमिकेबली वो सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है कि कैंसिलेशन हो जाता है एफआईआर का। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं। इसके बाद क्या कि एविडेंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, अगर ये काम हमको कराना है तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, एविडेंस चाहिए होगा भाई। तो एविडेंस के लिए क्या होना होगा, देखिए क्या क्या हमको चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंट्स है ना जो कि ये सिद्ध करता हो कि जो एफआईआर हुआ है वो फॉल्स या मैलिशियस ग्राउंड पर हुआ है। पहले तो ये करना हो, इस तरह का डॉक्यूमेंट कई बार ऐसे होते हैं कि कोई इस तरह का सबूत हो, है ना, आप पर आरोप लगा कि आप पटना में हैं, आप उस समय दिल्ली में हैं भाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। मान लीजिए आप होटल में रह रहे हैं, उसी समय कहीं खाना खा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो उसी टाइम का, तो ये सारी चीजें आपकी सबूत में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सेटलमेंट एग्रीमेंट डीड, है ना, अगर एमिकेबली रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम, कोई भी पैसे के लेन देन की बात है, कुछ प्रॉपर्टी कॉमर्शियल डिस्प्यूट की बात है, अगर वो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो चुका है तो उसका डीड का आपको सर्टिफिकेट आपको एविडेंस के रूप में लगेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लैक ऑफ एनी एविडेंस सपोर्टिंग द चार्जेस और प्रूफ द चार्ज द एलिज्ड इंसिडेंट नेवर अकर्ड। इस तरह का प्रूफ देना हो कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही नहीं, है ना। एक बार हुआ था ना कि जो कोई फिल्म थी उसमें व्यक्ति मरा ही नहीं है और उस पर मर्डर का चार्ज लगा दिया है। तो इस तरह की चीजें क्या, और भी कई चीजें हो सकती है, प्रॉपर्टी से भी चोरी वगैरह से संबंधित हो सकती है। उसके बाद जो है चीज है लेकिन उसने चोरी पर किसी का आरोप लगाया हुआ है तो उस चीज का प्रेजेंस जो है वो प्रूफ में दिया जा सकता है। ठीक है, एनी मटेरियल शोइंग द एफआईआर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें एफआईआर का अब्यूज होने का सबूत मिलता है, फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स बिटवीन बीइंग गिवन ए क्रिमिनल कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिविल डिस्प्यूट में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो कूद जाती है। पुलिस पैसे कमाने के लिए गलत ढंग से वो कूद जाते हैं सिविल मैटर में, हालांकि उन्हें क्रिमिनल मैटर के बारे में भी पूरी तरह जानकारी नहीं होती है, उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, कहीं भी कुछ भी एफआईआर लिख देंगे, कोई भी धारा लगा देंगे, हालांकि जबकि उनके सहयोग के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट रहता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो किया करते हैं। सिविल डिस्प्यूट में पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इवन नॉन कॉग्निजेबल से भी लेना है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की पावर क्या, ड्यूटी उनकी होती है, ड्यूटी के लिए पावर का इस्तेमाल होता है, जबकि ये लोग पावर का ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने आप को दायरा बताने के लिए। तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो सिविल मैटर में अगर ये प्रूफ हो जाए कि जो मैटर जो है वो सिविल नेचर का है, जानबूझ करके कलर दिया गया है क्रिमिनल नेचर का, तो वहां पर भी एफआईआर क्वेश हो जाता है। तो देखिए ये सारे एविडेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी, जो लोग लॉ के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सारे जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब कुछ केस लॉ जैसे आए हैं जिससे कि टाइम टू टाइम इन चीजों पर डिस्प्यूट होता रहा है, और केस लॉज ने वेरियस सुप्रीम कोर्ट में केस लॉ आए हैं जिससे कि चीजें और साफ हुई हैं। तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजनलाल, ये केस है 1992 का, एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि प्रिंसिपल देता है, किसी का प्रिंसिपल देता है क्वेशिंग ऑफ एन एफआईआर इंक्लूडिंग वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये बात पर इस केस में बल दिया गया कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूव नहीं होता है वहां पर एफआईआर भैया क्वेश हो जाए, क्योंकि पुलिस का एफआईआर कब होता है, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां पर हुआ हो। ठीक है, तो इस दशा में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजनलाल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बीएस जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 का केस है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि लाउड क्वेशिंग ऑफ एफआईआर इवन इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जैसा कि हमने देखा कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है यानी छोटे मोटे केसेज हैं उसमें लोग मिल बैठ करके उसका जो हर्जाना रहता है वो दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे डिस्प्यूट हो जो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं और हीनस नेचर के होते हैं, इसके बावजूद भी खासकर मैट्रिमोनियल के जो इश्यूज हैं, तो मैट्रिमोनियल चूंकि आम एक तरह से प्राइवेट नेचर का ही होता है, हालांकि इसमें जो ऑफेंसेज होता है वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज, वैसे मैट्रिमोनियल एक तरह से आप समझिए
कॉन्ट्रैक्ट का ही एक तरह से केस है। हालांकि इसके जो ऑफेंसेज गिनाया जाता है 498 ए का ही आप ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं तो वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन चीजों को भी इस केस में किस केस में बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल याद रखने का चीज है। 2003 का ये केस है। इसमें बताया कि नॉन कंपाउंडेबल भी है, तो उसको भी उसमें भी आप जो है एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। इसके अलावा है राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2019 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हेल्ड करता है? क्वेशिंग इज टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली, कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड जस्टिस इन माइंड। क्वेशिंग को रखना, क्यों क्वेश्चन करना है? कि पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, जस्टिस को भी माइंड में रखना है। जैसे अभी 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोक्सो केस का जो है को रद्द किया था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है, और जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटन लॉ। ठीक है, क्योंकि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस ही आपका आधार है। ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2014 का केस है, 2014 का केस है। इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया गया है ना, ऑन क्वेशिंग of criminal proceeding based on compromise between parties even in cases not strictly compoundable under section 320। तो जो कॉमर्शियल नेचर के केसेज हैं, वो जो 320 के बाहर भी हैं, तो उनको किस तरह से क्वेश करना है, इस पर ये गाइडलाइंस जो है नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी जो केसेज हैं, जो केसेज अभी गिना आपको बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आपको ध्यान में रखने हैं। और एफआईआर को कैसे क्वेश कराना है, इसमें आपको एक डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है आपको दिया जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ बिहार एपीओ के लिए बैचेज जारी हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में जैसे बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम लोग के कोचिंग से आए हैं, और लड़कों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और फाइनली अभी सर्व कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स एज एन एपीओ। तो आप इसमें ज्वाइन करके अपनी भी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।